Hello guys, myself Shankar Shivoy. Welcome to my channel. We will discuss previous year's papers questions of NET examination. Subject is political science. So we will discuss UGC NET political science previous year's questions. Let's get started. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। सवाल को देखिए, विशेषता नहीं है पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। बी, विधानसभा में निर्वाचन बहुमत का होना। सी, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार। और डी, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो पहले सवाल को देखिए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसके अंदर विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो ऑप्शन ए देखें, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, ये विशेषता थी क्योंकि इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल था। ऑप्शन बी, विधानसभा में निर्वाचन बहुमत का होना, यह भी विशेषता थी, तो आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार, यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इसका मतलब ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी देख लेते हैं, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यह बात भी फैक्ट सही है क्योंकि आप जानते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को क्या दिया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में सिखों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर के इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं था, ये सही विशेषता नहीं थी, इसलिए ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये किसका कथन है, संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। आपको आंसर देना है कि ये संविधान सभा के बारे में कथन किसने कहा था। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, ऑप्शन बी पॉल एंड ब्रास, ऑप्शन सी ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी रिचर्ड शीशन। देखिए इसमें क्या है, सवाल ये जो दिया गया है, ये दिया गया है संविधान सभा के बारे में, यानी जो संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें कांग्रेस के ज़्यादा प्रतिनिधि होने के कारण ग्रैनविल ऑस्टिन ने, यानी जो आपका सी ऑप्शन है, इन्होंने कहा था कि ये सभा कांग्रेस थी और उस वक्त कांग्रेस ही भारत था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, ये पद ब्रिटिश शासन की देन है। ऑप्शन बी, ये पद स्वतंत्र भारत की खोज है। और ऑप्शन सी, लेखा परीक्षक और लेखा विधि दोनों ही सीएजी के कार्य हैं। और ऑप्शन डी, सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। पूछा क्या है सवाल में, कथन सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए देखिए, ये पद ब्रिटिश शासन की देन है, ये गलत ऑप्शन है। ये पद ब्रिटिश शासन की देन नहीं है, ये पद स्वतंत्र भारत की खोज है। इस कारण ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। इसलिए ये जो पद है कैग का, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में मेंशन कर रखा है, इसका ये ब्रिटिश शासन की देन नहीं है। ऑप्शन सी देख लीजिए, लेखा परीक्षक और लेखा विधि दोनों सीएजी के कार्य, ये फैक्ट सही है। और ऑप्शन डी, सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो है, ये पद ब्रिटिश शासन की देन है, ये गलत ऑप्शन है और ये गलत ही पूछा है, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कैग क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो कुछ भी लेखा जोखा होता है वो कैग के द्वारा रखा जाता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में कैग के जो हेड है वो आपके राजीव महर्षि है, जो राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य। बी ब्रिटिश प्रांतों से 294, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 91 सदस्य। सी ब्रिटिश प्रांतों से 291, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 3 और देसी रियासतों से 95 सदस्य। डी ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 5 और देसी रियासतों से 92 सदस्य। ये आपको कंपोजिशन बता रखा है कि किनसे मिलकर कितने सदस्यों संविधान में सभा बनी थी। देखिए संविधान सभा की बात करें तो उसमें टोटल 389 सदस्य का प्रपोजल जो था कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि उन 389 को प्राप्त करने के लिए कौन सा कंपोजिशन सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य,
ये फैक्ट सही है, यानी 292 सदस्य लेने थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य, ये भी सही है। देसी रियासतों से 93 सदस्य, ये भी सही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों के 93 सदस्य संविधान सभा में शामिल होने वाले थे और इन सदस्यों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना था। इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, लेकिन बाद में जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू होता है, अंतरिम सरकार बन जाती है, तो उसके बाद मुस्लिम लीग संविधान सभा से क्विट कर जाती है। इस वजह से पीछे बचे 299 सदस्यों से मिलकर के संविधान का निर्माण किया गया था, तो ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था? ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। पूछा क्या है, किस संविधान संशोधन में वन और वन्य जीवों को किस सूची से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? तो अगर आप देखें डी ऑप्शन जो आपका 42वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा वन और वन्य जीवों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया। जैसा हम जानते हैं अनुसूची 7 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब ऐसे विषय जिनको पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिनको पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची का मतलब हुआ जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तो वन और वन्य जीव वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौलिक अधिकार राज्य के कर्तव्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को कुछ कार्य करने का अनुदेश देते हैं। ऑप्शन 2, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। संविधान में भाग 4 में उद्धृत किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। ऑप्शन 4, निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट क्या दे रखा है? ए 1 and 2, बी 2 and 4, सी 3 and 4, डी 1, 2 और 4। पहले सवाल समझते हैं। पूछा क्या है, सही कथन कौन सा है, यानी पहले अपने को क्या करना है, सही कथन निकालने और फिर उनका कूट देख करके आंसर देना है। पहला ऑप्शन लेते हैं, मौलिक अधिकार राज्य के कर्तव्यों को सीमित करता है और नीति निर्देशक तत्व राज्यों को कुछ कार्य करने के अनुदेश देते हैं। ये ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्यों नेगेटिव होते हैं और इस वजह से नेगेटिव प्रवृत्ति होने के कारण राज्यों को कुछ कार्य करने के लिए क्या करते हैं, सीमित करते हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों को प्रेरित करते हैं कि वो जन कल्याण के लिए कार्य करें, तो ये ऑप्शन ए सही है। दूसरा देखिए ऑप्शन 2, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। ये फैक्ट सही है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक के साथ ऐसा नहीं है। इसने लिखा है परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन 3, यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, आपको पता नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, इसको उनको लागू करने कोई कानून बनाया तो वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 क्या है, मौलिक अधिकार है, द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। ये गलत है क्योंकि ये असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित नहीं होगा। इस हिसाब से आप देखिए 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। आप देखते हैं चौथा ऑप्शन, निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। ये फैक्ट भी सही है। उन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवा सकते, लेकिन उन्हें विधान द्वारा, विधि द्वारा क्या करना पड़ेगा, आपको लागू करना पड़ेगा। ये सही है। तो इस हिसाब से आपका गलत कौन सा है, 3। अब कूट पे आइए, देखिए पहला हमारा सही था, इस हिसाब से पहला कौन से में, ए और डी में है, इसका मतलब ए और डी में से आंसर होगा, बी और सी गलत हो जाएंगे, ये काट दीजिए। अब देखिए ए और डी में देखिए दूसरा भी हमारा सही है और चौथा भी सही है। इस हिसाब से 1, 2 और 4, ये जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट वाले सवालों में आपको ध्यान रखना है कि आप जो गलत है उसे बाहर निकाल दीजिए, पीछे जो बचेगा वो आपका आसानी से आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही था, दूसरा सही था और चौथा सही था। इस हिसाब से 1, 2 और 4 ये कौन से कूट के अंदर है, डी के अंदर है। इस कारण इस सवाल का आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं है वो कथन पूछा है।
ऑप्शन 1 मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल है। ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन 3 मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे। ऑप्शन 4 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है। कूट क्या कह रहा है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी केवल 3। तो आपको पूछा क्या गया? सवाल समझिए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है। आपके 51 क में 4 क 51 यानी भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ये बात सही है। उस वक्त कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये जरूरी नहीं है। ये 3 नंबर गलत हो गया। 4 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया। ये गलत फैक्ट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो इस हिसाब से गलत कौन सा हो गया? आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, और सवाल में सही नहीं है, यही पूछा है। इस हिसाब से कूट देखिए, तो तीसरा और चौथा गलत है। तो ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 3 और 4। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कूट मैच करता है कि आपके सही कथन कौन से नहीं है। तो सही कथन 3 और 4 नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन 1 इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है। ऑप्शन 2 इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। ऑप्शन 4 सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है। कूट देखिए, ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 4 और डी 1, 3 और 4। सवाल क्या पूछा है? मौलिक अधिकारों के बारे में क्या सही है? देखिए, पहला ऑप्शन लेते हैं, इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है। ये बात सही है, यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। दूसरा, इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये गलत फैक्ट है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा होते हैं। तीसरा, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। ये कथन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। इस कारण ये कथन सही है। ऑप्शन 4 सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है। ये बात सही नहीं है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से। अब वो संवैधानिक अधिकार है, यानी सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। इससे तो कूट में आंसर देखिए, अपना सही कौन सा है ये पूछा गया है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। कौन से में है? ए ऑप्शन में पहला और तीसरा लिख रखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार के कूट के सवालों में आपको इस तरह के एनालिसिस करके फिर सवाल का उत्तर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन 1 सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ऑप्शन 2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। और ऑप्शन 3 शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है। और ऑप्शन 4 केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठित किया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, सूचना का अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ये फैक्ट सही है। 2 नंबर देखिए, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त किया गया, ये फैक्ट भी सही है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया गया है, ये गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है? कथन सही नहीं है वो बताना है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को क्या किया गया है? गठित किया गया है। ये बात भी सूचना अधिकार आयोग के बारे में सही है। इस हिसाब से ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्प्रेषण रेट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए
कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है। ऑप्शन बी, किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। ऑप्शन सी, कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को याचिका जारी नहीं कर सकता है। और डी, कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित इसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। सही नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन ए देखते हैं, कोई उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है, ये सही फैक्ट है। ऑप्शन बी, किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है, ये गलत फैक्ट है, ऐसा करना संभव नहीं है। तो आपको गलत ही पूछा है, इस वजह से बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं, कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय की याचिका जारी नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं कर सकता, इसने नहीं लिखा, इसका मतलब सही है। कोई चौथा देखिए, कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है, ये भी फैक्ट सही है, जारी की जा सकती है। इस हिसाब से आपको गलत फैक्ट पूछा है और गलत फैक्ट है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।